आपका विजन ये होना चाहिए कि मैं कुछ ऐसा करूं, अपनी शख्सियत को ऐसी बनाऊं कि खंबात में नहीं, देश में मेरे नाम का बोलबाला हो, तब इंशाल्लाह अपनी नाम और चिराग जो है वो रोशन करें। माशाल्लाह बहुत खुशी हो रही है मुझे इतने ब्रिलियंट स्टूडेंट्स को यहाँ पर देखते हुए। यहाँ बेसिकली जो मैं आज आया हूँ कोई स्पेशल गेस्ट की मैं हैसियत से नहीं हूँ, मैं आपको आप मुझे अपना बड़ा भाई समझे, दोस्त समझे, क्योंकि बेसिकली आप जो फेज से गुजर रहे हो वो फेज से मैं थोड़ा गुजर चुका हूँ, तो कुछ एक्सपीरियंस कुछ लेसन इंशाल्लाह मैं आपके साथ शेयर करूँगा जो इंशाल्लाह आपको बहुत हेल्पफुल हो। सबसे पहले मैं आपसे ये क्वेश्चन करना चाहूँगा कि मुसलमानों की एजुकेशन के अंदर बहुत बड़ी विरासत है, बहुत बड़े बड़े बुजुर्गों के नाम हैं और करंट में भी माशाल्लाह बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। लेकिन अगर मैं हिंदुस्तान में पूछूं कि कौन सी ऐसी शख्सियत है जिन्होंने एजुकेशन के अंदर बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन और रोल प्ले किया है, तो मुझे कोई दो तीन नाम बोल सकेगा स्टूडेंट में से हाथ रेज करके? जी, सर सैयद अहमद खान माशाल्लाह। और कोई नाम? बहुत सारे नाम हैं। जी जी जी, माशाल्लाह डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी, मौलाना अबुल कलाम आजाद। एक बार ये हस्तियों के लिए जोड़ा डालने वाले। हमारे देश के जो मुस्लिम प्रेसिडेंट थे डॉक्टर जाकिर हुसैन, वो भी मुसलमान थे। डॉक्टर अबुल कलाम आजाद इंडिया के पहले एजुकेशन मिनिस्टर थे। किसी ने एपीजे अब्दुल कलाम का नाम लिया, जिनको हम मिसाइल मैन से जानते हैं, और स्टूडेंट्स के लिए डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम से बड़ी इंस्पिरेशन कोई हो ही नहीं सकती, इतनी बड़ी हस्ती है। और उनकी ऑटोबायोग्राफी यूट्यूब पर बहुत ही अच्छे लफ्जों में बयां की गई है, 1 से 1.5 घंटे की है। मैं रिकमेंड करूंगा यहाँ स्टूडेंट्स को कि इंटरनेट का टाइम है, यूट्यूब वगैरह आप यूज करते होंगे, इंटरनेट को सही तरीके से इस्तेमाल जरूर करिएगा, क्योंकि इंटरनेट वो चीज है कि इसको अगर आप अपने फायदे के लिए यूज करोगे तो इंशाल्लाह तरक्की पाओगे, और ये वही इंटरनेट है जो आपको अगर गलत तरीके से इस्तेमाल करोगे तो आपको बर्बादी की तरफ लेके जाएंगे। तो जरूर से देखिएगा। बेसिकली बताया ये जा रहा है कि जैसे मैंने आपको बताया कि सिर्फ देश के अंदर ही नहीं बल्कि इंटरनेशनल भी अगर हम लोग देखेंगे तो इब्ने सीना मॉडर्न मेडिसिन के फादर माना जाता है। अलजेब्रा के फाउंडर अल खमरेजीनी, जिनको अलजेब्रा का फादर माना जाता है। फिर जाहिद इब्ने हसन, जिनको केमिस्ट्री का फादर माना जाता है। ये सारे वो लोग हैं जिन्होंने एजुकेशन के अंदर इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया कि उनके रिसोर्सेज और उनके इन्वेंशन अभी भी पूरी दुनिया इस्तेमाल कर रही है। लेकिन कहीं ना कहीं अफसोस ये कहना पड़ा कि ये लेगेसी हमारे बीच में थोड़ी सी छूट गई, थोड़ी सी दूर हो गई। एजुकेशन की तरफ से मुसलमानों का ध्यान हट गया या फिर हटाया गया। ये बेसिकली जो मैंने नाम बोले वो इतिहास के बहुत बड़े नाम हैं, और कुछ लोगों की, कुछ तंजीमों की ये साजिश है कि मुसलमानों को उनके इतिहास से दूर कर दो। अगर इस कौम को रोकना है तो उनको उनके इतिहास से दूर कर दो, क्योंकि अगर अपना इतिहास उन लोगों ने पढ़ लिया तो ये किसी की ताकत नहीं कि इस कौम को तरक्की से रोक सके। अच्छा, तरक्की और इस कौम को इतिहास को पढ़ने से रोकना है तो क्या चीज लाए? सोशल मीडिया। सबसे पहले कि रील्स में पता ही नहीं चलता कि 2 मिनट की रील देखने के लिए इंस्टाग्राम ओपन किया था, कई घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे बच्चों के चले जाते हैं। मॉडर्न टीवी सीरियल्स आ गए, ड्रामा आ गए, पता नहीं ब्लॉगिंग अभी चल रही है यूट्यूब के ऊपर कि 24 घंटे की जिंदगी इंसानों की। कुछ है ऐसे लोग जो यूट्यूब पे रिकॉर्ड करते हैं अपने जिंदगी की क्या पंचायत है उसको शेयर करते हैं, और बाकायदा लोग उसकी जिंदगी को देख रहे हैं कि 24 घंटे की दिनचर्या उसकी क्या है। टोटली टाइम वेस्ट। जब इन चीजों में हमारा मन लग जाएगा तो ऑब्वियसली हम अपने इतिहास को कब पढ़ेंगे, कैसे समझेंगे, कैसे जानेंगे। अभी माशाल्लाह फिर से हमारे अंदर जो एक अवेयरनेस आनी चाहिए थी, जो एक कहते हैं ना कि जागरूकता आनी चाहिए थी, वो आने वापस से स्टार्ट हुई है।
और आज मैं देख रहा हूँ कि सिर्फ खंभात में नहीं, हम लोग कई शहरों में भी गए हैं जहाँ पर मुसलमान के बच्चे माशाल्लाह बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, एकेडमिक्स में भी, हायर एजुकेशन में भी। लेकिन एक सलाह मैं जरूर से देना चाहूँगा बड़े भाई के नाते यहाँ पर बैठे बच्चों को, कि लिटरेसी, बेसिकली लिटरेसी रेशियो निकाला जाता है हर साल कि कितने ड्रॉप आउट्स हुए, कितने बच्चे पढ़े लिखे बने, कितना हायर एजुकेशन पे गए, कितने हायर एजुकेशन पे ड्रॉप आउट है, कितने स्किल्ड बने, कितनों की जॉब पोजीशन हुई, एम्प्लॉयमेंट रेट, ये सारा रेशियो निकलता है। अभी इंटरनेट का टाइम है, आप गूगल से निकालते हो ये रेशियो। तो लिटरेसी रेशियो जो है वो धीरे धीरे मुसलमानों का बढ़ रहा है। लेकिन मैं एक चीज आपको बहुत ही जोर देके ये कहना चाहूंगा कि अभी जो लिटरेसी चल रही है बहुत ही जरूरी है हमारे बच्चों को ये समझना कि इस लिटरेसी को कनेक्ट करना पड़ेगा टेक्नोलॉजी के साथ, क्योंकि 2025 के अंदर हम सिर्फ चौपड़ियों तक सीमित नहीं रह सकते। अभी जो टेक्नोलॉजी आ रही है, अभी जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ग्रो हो रहा है, अभी जो रोबोटिक्स में काम आ रहा है, अभी जो रिसोर्सेज बिल्डअप हो रहे हैं, कई सारी ऐसे करिकुलम, सिलेबस और चीजें मार्केट से आउटडेटेड हो चुकी है और होने वाली है, जो हो सकता है हमारे बच्चे अभी पढ़ रहे हैं। तो एडवाइस आपको ये देना चाहूंगा कि इंटरनेट अभी एक्सेसिबल हो गया है, आप सभी के पास मोबाइल फोन होंगे, वो इंटरनेट को सही स्किल सीखने के पीछे खर्च कीजिए, अपने आप को अपडेटेड रखिए, ट्रेंड से वाबिस्ता रखिए, कौन सी नई टेक्नोलॉजी आ रही है उसको सीखने पर ध्यान दीजिए। हमने सुना होगा कि एआई आ जाएगा तो नौकरियां चली जाएंगी, ये एक डर पैदा हो रहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रहा है, हमारी नौकरियां चली जाएगी। तो मैं आप सभी को कहना चाहूंगा कि जब जब दुनिया के अंदर बड़ी टेक्नोलॉजी आई है, ये खौफ देखने को मिला है। 1980s के अंदर जब हिंदुस्तान में कंप्यूटर इंट्रोड्यूस होने गया राजीव गांधी के ड्यूरेशन के अंदर, तब अकाउंटेंट, रेलवे स्टाफ और बैंकिंग स्टाफ हड़ताल पे उतर गए कि कंप्यूटर आने से हमारी नौकरियां चली जाएंगी। खौफ का माहौल था, नेशन वाइड स्ट्राइक होने लगी। लेकिन जो भी टेक्नोलॉजी होती है ना, उसको कोई रोक नहीं सकता है, वो आकर ही रहेगी, आप कितने भी हड़ताल कर लो। टेक्नोलॉजी आई, कंप्यूटर लॉन्च हुआ, क्या आज रेलवे के अंदर लोग जॉब नहीं कर रहे? क्या आज बैंक के अंदर लोग जॉब नहीं कर रहे हैं, बल्कि उनका जो वर्क एफिशिएंसी वो बढ़ गई। और मेरा मानना है कि जब जब टेक्नोलॉजी आती है, नौकरियां खत्म नहीं होती बल्कि नई नौकरियां इजाद होती है। आपको ये देखना है कि उन नौकरियों के लिए या फिर जो नई अपॉर्चुनिटीज आ रही है उसके लिए आप तैयार हो या नहीं, आपने वो स्किल सीखी है कि नहीं, आपने अपने आप को वो एफिशिएंसी में प्रिपेयर किया है कि नहीं। क्योंकि मैंने एक और चीज देखी है कि माशाल्लाह हमारे एकेडमिक्स में बच्चे बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, लेकिन उनकी सॉफ्ट स्किल बहुत ही कम होती है। सॉफ्ट स्किल किसे कहते हैं? जैसे अगर मैं यहाँ पर स्टूडेंट्स को इनवाइट करना चाहूँ कि आप 2 मिनट स्टेज पर आइए और अपने आप को इंट्रोड्यूस कीजिए, आपका विजन बताइए, आपका गोल बताइए, आप क्या कर रहे हैं, आप अपनी भाषा में यहाँ पर आकर इंट्रोड्यूस कीजिए, तो कितने बच्चे आना चाहेंगे? हाथ ऊपर कीजिए, मैं इंट्रोडक्शन के लिए बुलाऊंगा इंशाल्लाह। 1 2 3, इतनी तादाद में सिर्फ 3 बच्चों के हाथ ऊपर है। बेसिकली मैं आपको अपने बारे में बताने के लिए इनवाइट कर रहा हूँ, कोई बाजू वाले के लिए नहीं। आप अपने आप को तो जानते होंगे ना, तो सिर्फ ये 3 उंगलियां क्यों उठी है इतनी बड़ी तादाद के अंदर? तो ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि हमारे बच्चों के अंदर कॉन्फिडेंस की बहुत कमी है कि वो किताबों में 4 दीवारी में तो अच्छे से पढ़ लेते हैं, लेकिन जब स्टेज पर आने की बारी आती है या फिर इंटेलेक्चुअल टॉक करने की बारी आती है तो कहीं ना कहीं उनके अंदर कॉन्फिडेंस कम देखा जाता है, जिसको उर्दू में कहते हैं एहसास कमतरी, कि अपने आप को थोड़ा कम मानना। इसने मुसलमानों के डेवलपमेंट में, ये जो एहसास कमतरी है ना, ये मुसलमानों के डेवलपमेंट में बहुत ज्यादा खेल पाड़ी है, बहुत ज्यादा रोका है कि हमने अपने आप को क्या समझ लिया कि हम दूसरों से कम हैं। आप दूसरों से कम नहीं हो, आप तो उन हस्ती की, आप और हम उन हस्ती की उम्मत है जिसे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा है कि तुम बेहतरीन उम्मत हो। कौन सी उम्मत? जो इंसानियत के लिए बनाई गई। कौन सी उम्मत? जो लीडर बनने के लिए बनाई गई। कौन सी उम्मत? जो लोगों को सही रास्ता बताने के लिए बनाई गई। कौन सी उम्मत? जो सही और गलत में पहचान बताने के लिए बनाई गई। कौन सी उम्मत? जो सिर्फ अपने फायदे की नहीं सोचती बल्कि अपने साथ साथ हमारे आजू बाजू वालों को हम कैसे आगे लेकर जाएं उनके बारे में सोचती है, क्योंकि मुसलमान कभी भी सेल्फिश नहीं हो सकता।
मुसलमान सिर्फ अपने बारे में कभी नहीं सोच सकता। आपको अगर जन्नत में जाना है तो आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि मैं ऐसे अमल करूं जिसमें मेरे अल्लाह राजी हो जाए, और साथ ही साथ मेरे माँ बाप, मेरे घर वाले, मेरे पड़ोस, मेरे दोस्त, उनको भी कैसे मैं हिदायत का जरिया बन सकूं, कैसे दावत दे सकूं कि वो भी अच्छे अमल पे आमदा हो जाए, जिससे कि वो भी मेरे साथ जन्नत में शामिल हो। ये सोच जब तक पैदा नहीं होगी हम लोग तरक्की नहीं कर पाएंगे। मुसलमानों के अंदर से जो जज्बा था वो कहीं ना कहीं ठंडा होने लगा। लोग सिर्फ अपने बारे में फिक्र करने लगे कि मेरा धंधा बन जाए, मेरे बच्चे कामयाब हो जाए, मेरी एक फैक्ट्री है तो 10 फैक्ट्रियां हो जाए, 20 फैक्ट्रियां हो जाए, बस मैं कैसे बड़ा हो जाऊं, मेरे बाजू वाले देखी जाएंगे, उनका ठेका लेके थोड़ी रखा है। ये सोच है, और ये सबसे बुरी सोच है। एक अगर मुसलमान है, अगर ईमान वाला है, तो उसकी कोशिश ये होनी चाहिए कि मैं भी तरक्की करूं और मेरे साथ वाले भी तरक्की करें। आज मैं आपको बताऊं, मेरी एज जो है, मैं आपसे कोई बहुत ज्यादा नेक्स्ट जनरेशन वाला नहीं हूं। 1 महीने पहले ही मेरी 23 साल की एज पूरी हुई। मेरे पास आज संडे उठकर 2 ऑप्शन थे कि मेरे जो सर्कल के और फ्रेंड्स हैं वो अभी घर पे आराम कर रहे होंगे, सोए हुए होंगे, हो सकता है मोबाइल यूज कर रहे होंगे। वो चॉइस मेरे पास भी थी, लेकिन मैंने उस चॉइस को ठुकरा दिया। क्या सोच के कि मेरे लिए आराम बाद में है, कॉमेडी पहले है। अगर अल्लाह ने मुझे कोई सलाहियत दी है और वो सलाहियत से अगर किसी और को फायदा नहीं हो रहा है तो वो सलाहियत कुछ काम की नहीं है। वो सोच से संडे को हम उठे, और माशाल्लाह डॉक्टर सोहेल कादरी, इनके साथ काफी सारे हम इवेंट्स में जाते हैं। तो जैसे कहा कि कौम की फिक्र है कि अल्लाह हमको कामयाब कर रहे हैं, हमारे बच्चों को भी अल्लाह कैसे कामयाब कर रहे हैं। अब 3 चीजें मैं आपको कहूंगा कि माशाल्लाह लिटरेसी में और एजुकेशन में आप बहुत अच्छा कर रहे हो। 3 चीज साथ में लेकर चलो। पहली चीज कि एजुकेशन पे फोकस करो। एजुकेशन वो चीज है, वो हथियार है जो आपको सवाल करने का हक देती है। आज दुनिया का इतिहास उठाकर देख लो, जब जब भी जिस कौम पर जुल्म हुआ है, अक्सर देखा गया है कि वो कौम पर अनपढ़ होती है, कम पढ़ी लिखी होती है, इसलिए उसके ऊपर जुल्म किया जाता है। ये हिंदुस्तान का नहीं कह रहा, ये दुनिया में उठाकर देख लो। अफ्रीका, जब काले पर नेल्सन मंडेला नाम सुना है ना, फादर ऑफ अफ्रीका माना जाता है। कुर्बानी कैसी थी, 27 साल तक जेल में रहे, लेकिन कौम का सौदा नहीं किया। 27 साल जेल में, और उनका एजुकेशन, उनकी क्वालिफिकेशन, जितने भी बड़े फ्रीडम फाइटर आए, चाहे वो महात्मा गांधी जी हो, चाहे नेल्सन मंडेला, उनकी क्वालिफिकेशन उठाकर देख लो, आपको पता चल जाएगा कि क्यों वो फ्रीडम फाइटर थे। तो एजुकेशन आपको हथियार देती है सवाल पूछने का, कि आप पर अगर जुल्म हो, ज्यादती हो, तो आप खड़े हो जाओ, सवाल पूछो, आंख में आंख डाल करके उनसे बात करो, तो सामने वाले भी डर जाएंगे। लेकिन वो कॉन्फिडेंस आपके अंदर आना चाहिए। तो एजुकेशन सिर्फ ऐसा नहीं किसी को आपने किताबी चीजें पढ़ ली, सिलेबस को रट लिया और एग्जाम में जाकर के लिख दिया, नहीं। हमारे अंदर वो सियासी सहूर, हमारे अंदर टेक्नोलॉजी का सहूर, करंट अफेयर्स का सहूर, सही गलत का सहूर, क्या चीज चल रही है, क्या चीज गलत है, कैसे हम लोग डेवलपमेंट ला सकते हैं, कैसे इस इकोनॉमी के अंदर कंट्रीब्यूशन, ये सारी की शुरुआत अगर आप ये एज के अंदर कर दोगे तो इंशाल्लाह हमारा फ्यूचर बहुत ब्राइट है। दूसरी चीज स्किल्स का जमाना है। अभी आप बड़ी से बड़ी यूनिवर्सिटी से या इंस्टीट्यूट से पास होकर के आ जाओ, लेकिन अगर आपके पास कोई प्रैक्टिकल स्किल्स नहीं है तो आपकी वैल्यू नहीं है। अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी की एक लड़की थी, उसके एग्जाम्पल बहुत कॉमन हुआ कि 50 उसके पास सर्टिफिकेशन थे, 10 जैसे मेडल्स उसके पास थे, लेकिन जब जॉब्स के लिए इंटरव्यू देने जा रही है तो उसको जॉब्स नहीं मिल रही। क्यों? तो वो पूछ रहे हैं कि आपको प्रैक्टिकल क्या आता है। किताबी चीजें तो ठीक है, प्रैक्टिकली आप मेरी कंपनी को कैसे ग्रो कर सकते हो। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो कुछ भी आप पढ़ रहे हो, मैं यहाँ पर पेरेंट्स बैठे हुए हैं, मैं उनको एक चीज एडवाइस करूंगा कि आप अपने बच्चों को स्मार्टफोन दिलाओ नहीं दिलाओ वो सेकेंडरी चीज है, इनको कंप्यूटर दिलाओ, उनको लैपटॉप दिलाओ, इनको अभी से ही फेमिलियर कर दो ये टेक्नोलॉजी से। क्योंकि मेरे पास जब मेरी एकेडमी में स्टूडेंट्स काउंसलिंग के लिए आते हैं तो ऐसे बच्चे आते हैं कि 12th में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, लैपटॉप बंद चालू करना उनको नहीं आता है। तो ऐसी क्या पढ़ाई काम की जब उनको कंप्यूटर, जो टेक्नोलॉजी के ऊपर दुनिया चल रही है, वही इनको यूज करना नहीं आता है। तो यही एज ग्रुप से उनको कंप्यूटर दिलाओ, उनको सिखाओ, बोलो कि बेटा सोशल मीडिया यूज करना है कंप्यूटर पे कर, यूट्यूब करना है कंप्यूटर पे कर, डेटा साइंस करना है कंप्यूटर के ऊपर कर।
तो कई सारी स्किल सेट है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, साइबर सिक्योरिटी है, पर्सनल ब्रांडिंग का अभी जमाना चल रहा है, डिजिटल लिटरेसी एक पीक पर पॉइंट है, रिन्यूएबल एनर्जी है, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा पीक पर चल रही है। अगर 3 साल आप डेडिकेटेड इसके ऊपर दे देते हो किसी भी एक स्किल के ऊपर, वो कहते हैं ना जैक ऑफ ऑल थिंग्स एंड मास्टर ऑफ नन, कि 25 चीजें आती है लेकिन एक्सपर्ट किसी में भी नहीं हो तो आपकी कोई वैल्यू नहीं। एक चीज को पकड़ो और अपने आने वाले 3 साल 4 साल उसके ऊपर दे दो, इंशाल्लाह आपको फायदा होगा। और तीसरी चीज है एजुकेशन हो गई, स्किल सेट हो गया, और तीसरी चीज है टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी में अपने आप को अपग्रेड रखो। आपका कंपटीशन सिर्फ खंबात तक नहीं है, आपका कंपटीशन ग्लोबल लेवल पर होने वाला है। ग्लोबलाइजेशन आ गया, आप लोगों ने पढ़ा होगा वैश्विकीकरण। ये वैश्विकीकरण क्या है बेसिकली, कि आप अपनी विजन को सिर्फ यहां तक लिमिटेड मत रखना कि ये 10 गलियां 25 गलियां सोसाइटी और यहाँ की स्कूलों तक हमारा कंपटीशन है। आपका विजन ये होना चाहिए कि मैं कुछ ऐसा करूं, अपनी शख्सियत को ऐसी बनाऊं कि खंबात में नहीं, देश में मेरे नाम का बोलबाला हो, तब इंशाल्लाह अपनी नाम और चिराग जो है वो रोशन हो। ज्यादा वक्त हमारे पास नहीं है, बोलना काफी कुछ है माशाल्लाह मेरी एज ग्रुप के, और मैं देख रहा हूँ कि आपकी तरह मैं भी सामने किसी वक्त पर ऑडियंस में बैठा था और कोई चीफ गेस्ट वगैरह स्टेज पर आते थे हमारे इवेंट्स में, तो मैं उनसे इंस्पायर्ड होता था। वहां से बैठ करके यहाँ तक आने की जर्नी बहुत ही अच्छी रही, बहुत खुशनसीब रही, बट अल्लाह ने जब जब भी अपॉर्चुनिटी दी वो अपॉर्चुनिटी में हम खरे उतरे। तो इंशाल्लाह आपको भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आएंगी, मौके आएंगे अपने आप को साबित करने के, अपने आप को बेहतर मुस्तकबिल की एक कदम आगे बढ़ाने के। उन अपॉर्चुनिटीज को हाथ से मत जाने देना, उनको ग्रैब कर लेना, इंशाल्लाह फायदा होगा। बाकी कहने को तो माशाल्लाह काफी सारे स्पीकर्स हैं, बहुत सारे अच्छे मेरे से ज्यादा क्वालिफाइड और अच्छे माशाल्लाह स्पीकर्स यहाँ पर बैठे हुए हैं। बस आखिर में मैं एक बात बोल के अपनी खत्म करूंगा कि मेरे बच्चों उठो, पढ़ो, सीखो, दूसरों को भी सिखाओ और बता दो दुनिया को कि हम सिर्फ तारीख नहीं अब अपना मुस्तकबिल लिखने वाले हैं इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलाम वालेकुम।